गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जब हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक शुरू कर दिया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना। आप लोगों ने बातें कर ली थी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है और उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था वाटसन और क्रिक। बट इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट जो थे उसका नाम था बेटा जी मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोक्स, जिन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन द ई कोलाई सेल। आपने ये भी कुछ कहा था, वही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा जी यहाँ पे टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी इन द 1958 में बेटा जी। बट उसने प्लांट पे एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट बेटा जी यहाँ पे, और उसने वहां पे फेबा बीन्स को यूज किया था अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल के तौर पे। आपने ये भी पढ़ लिया बेटा जी वहां पे कि उसने वहां पे रेडियोएक्टिव थायमिडिन का यूज किया था, जबकि मिचेल्सन और स्टॉक ने बेटा जी वहां पे आपका एक हैवी नाइट्रोजन का यानी कि आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन का यूज किया था। ये सब बातें आप लोगों को पढ़ चुके हो। जो हमने ये प्रूव कर दिया था कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो बातें हमने समझ ली थी। चलिएगा अब हम उसी टॉपिक को पढ़ते हैं यहाँ पे कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसा है। तो अब हम उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बेटा जी यहाँ पे। चलिएगा प्रोसेस शुरू करने के लिए पहले हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे, फिर हम मैकेनिज्म के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। तो पहले उस कहानी को समझ के देखते हैं कैसे कैसे होता है यहाँ पे आपका। तो चलेगा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ बेटा जी यहाँ पे आपके लिए कि हम ऐसा लेके चलते हैं, ये हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और मैंने कहा भाई ये जो है ये 5 एंड है और ये जो है ये 3 एंड है। आपने कहा ये सर इसकी दूसरी स्ट्रैंड है, ये 5 डैश है और ये 3 डैश है। इनके बीच में आपने कहा था कि सर दोनों स्ट्रैंड जो होती है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बैठे हुए आप ये डायग्राम समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा। चलिएगा अब पहला पॉइंट आता है डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो मैं कहूंगा ये क्या कहोगे बेटा जी, इट इज द प्रोसेस बाय विच ए डीएनए मेक इट्स कॉपी और द प्रोसेस बाय विच डीएनए डुप्लीकेट इटसेल्फ। डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे रेप्लिकेशन। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा बेटा जी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है। तो मैं कहूंगा आप लोगों ने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में, जो सेल साइकिल जब चलती है उसमें बेटा जी एक फेज आया था, उस फेज का नाम था बेटा जी एस फेज। तो during the S phase of the cell cycle, DNA undergo replication and make its duplicate copy. मैंने कहा in the cell cycle during the S phase, DNA undergo replication and make its identical copy. वो अपनी कॉपी बना के तैयार करता है। ओके एक छोटी स्लाइड और बोलता हूँ। डीएनए ही हमारी सेल में वो मॉलिक्यूल है जो अपनी कॉपी बना सकता है, जो अपने आप को नंबर में बढ़ा सकता है। मैं कहूंगा कॉपी बना सकता है, वर्ड को अच्छा बना यूज कीजिए। बायोमोलिक्यूल में जैसे आप कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और सर न्यूक्लिक एसिड है। उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की मैं बातें करूं बेटा जी, तो डीएनए ही वो बायोमोलिक्यूल है जो रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना सकता है, वो डुप्लीकेशन कर सकता है, अपने एक आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है। तो मैं कहूंगा इसलिए हम एक लाइन बोलते हैं डीएनए इज नोन एज लिविंग बायोमोलिक्यूल। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डीएनए इज ए लिविंग बायोमोलिक्यूल। क्यों कहा मैंने ऐसे, जैसे हम कहते हैं भाई हम लिविंग बींग्स जो हैं ये रिप्रोड्यूस करके अपने स्पीशीज के नंबर को मेंटेन रखते हैं यहाँ पे और अपनी स्पीशीज के सर्वाइवल को मेंटेन रखते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हम अपने आप को अपनी कॉपी बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। हम न्यू वंस को जन्म करके अपनी कॉपी को आगे छोड़ के जाते हैं। सही बात है। तो हमने कहा वैसे ही डीएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है, ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से हमने कहा ये एक लिविंग मॉलिक्यूल माना जाता है। चले बेटा जी चलिएगा अब हम मैकेनिज्म को समझ के देखते हैं। तो आप हेडिंग डालेगा बेटा जी डीएनए रेप्लिकेशन, जिसका हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। चलिए मैंने हेडिंग डाल दी बेटा जी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, मेरा पहला पॉइंट
व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपको सेल में डीएनए को रेप्लिकेट करना है, इसकी कॉपी बनानी है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए? तो आप कहोगे सर सबसे पहली बात हमें यहाँ पे चाहिए डीएनटीपीज। अब ये क्या होता है, वर्ड को समझते हैं। आप लोग एक वर्ड बोलते हो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। चलो आपको याद करवाते हैं बात। आप लोग ऐसा बोलते हो सर एटीपी। सर हम फुल फॉर्म लिखते हैं यहां पे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बातें बेटा लिखनी नहीं है, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं क्या है ये चीजें। आपने सुना है, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं, सुनिएगा बात को। आप लोग कहते हो सर हमारी सेल में एटीपी है, ऐसे जीटीपी है, ऐसे सीटीपी है, ऐसे टीटीपी है। ये सब क्या है बेटा जी? These all are the nucleotide. These all are the nucleotide. याद करो बेटा। सर शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जुड़ गया फॉस्फेट तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो आपने नाम लिखना सीखा था बेटा जी यहाँ पे एटीपी, फुल फॉर्म क्या थी बेटा जी यहाँ पे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो नाम को समझो, यहाँ पे मैंने नाम लिखा बेटा जी एडेनोसाइन, मैंने देखो सफिक्स लगाया बेटा जी ओसाइन, और आपने पढ़ा है बेटा जी सर ओसाइन इज ए सफिक्स दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ऑफ द प्यूरिन। जब हम प्यूरिन के न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करते हैं तो वहां पे सफिक्स यूज करते हैं बेटा जी। कौन सा आपका यहाँ पे ओसाइन। वैसे मैं कहूंगा इसका नाम क्या होगा, आप कहोगे सर इसका नाम हो जाएगा ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सीखा तो है आपने सब बातें बेटा, मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड में नेमिंग तो सिखाई मैंने यहाँ पे, और न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो अब आप चाहते हो सर मैं इस डीएनए की कॉपी बनाऊं, तो बेटा आपको क्या चाहिए यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ना डीएनए को बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ना डीएनए बनाने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट है। बट मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है डीएनटीपीज। तो पहले आप डेफिनेशन सीखो, यहाँ पे फुल फॉर्म सीखो। एनटीपी का सर क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा एनटीपी का मतलब है एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोसाइड, टी स्टैंड फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। एस क्यों? क्योंकि फॉस्फेट यहाँ पे तीन है तो मैंने एस लगा दिया यहाँ पे। अब चौथा हटा दीजिएगा, एनटीपी ऐसे रखिएगा। मैंने कहा एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोसाइड, टी स्टैंड फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। ठीक बात है। मैंने यहाँ पे डी वर्ड क्यों लगाया है, भूल गए? डीएनए के अंदर जो शुगर है बेटा जी वो है डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए के अंदर जो है वो कौन सा है बेटा जी? राइबोज। याद है मैंने कहा था राइबोज शुगर दो प्रकार का है। एक का नाम था बेटा जी कि सर सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन अब्सेंट है, इसी की वजह से डीएनए मोर स्टेबल था बेटा। बोलो मत, बातों को याद रखो बेटा जी यहाँ पे कि डीएनए के अंदर जो राइबोज है उसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो हम उसका नाम रखते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज। और आपने कहा था ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर 2-डीऑक्सीराइबोज बैठा उसका नाम होता है डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म में क्या है बेटा जी यहाँ पे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मैं कहूंगा वहां पे जो न्यूक्लियोसाइड बना है, जो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर का यूज करके जो न्यूक्लियोसाइड बना है, उसके अंदर जो शुगर है बेटा जी वो है डीऑक्सीराइबोज। तो मैं कहूंगा भाई मुझे नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और इस डी वर्ड का मतलब है बेटा जी यहाँ पे डीऑक्सी। तो कोई पूछे आपसे डीएनटीपीज क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब आपने सिंपल सा वर्ड आप ब्रैकेट में बोल सकते हो इट इज ए न्यूक्लियोटाइड, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड। और हमारी डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, और वो उसकी जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर मुझे इसी डीएनए की कॉपी बनानी है तो मुझे उसको बनाने के लिए जो पहला मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए बेटा जी यहाँ पे? कि मेरी सेल में ऑलरेडी वो न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए ताकि मैं उनको जोड़ के यहाँ पे डीएनए को बना सकूं। तो मेरी पहले रिक्वायरमेंट क्या है बेटा जी यहाँ पे? आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी कि मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी बेटा जी यहाँ पे? डीएनटीपी की। आई होप आपको बात पकड़ में आ गई होगी। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे सबसे पहले सेल में डीएनटीपी चाहिए। कहोगे सर कौन कौन सी? मैं कहूंगा मुझे चाहिए यहाँ पे डी एटीपी, डी जीटीपी,
डी सीटीपी, डी टीटीपी। ये चारों ही तो न्यूक्लियोटाइड है जिससे जुड़ के क्या बनता है आपका डीएनए बनता है। तो मैं कहूंगा दिस ऑल न्यूक्लियोटाइड मुझे सेल में चाहिए ही चाहिए। अब आपने पढ़ा तो है बेटा सेल साइकिल, फिलहाल अपने टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हो आप लोग, तो आपने पढ़ा है जीवन फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द एस फेज। जीवन फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द एस फेज। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूंगा डीएनटीपीज बनके तैयार हो जाएंगे विद इन द जीवन फेज, ताकि वो एस फेज में जाके डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सके, डीएनए की कॉपी बना सके। उस प्रोसेस के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ये पहली चीज समझ में आ गई। ये रॉ मटेरियल में कहूंगा चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बना के उसने क्या कर लिया अपने तैयार कर लिया। चलिएगा पहला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। और उसे क्या चाहिए? मैं कहूंगा भाई उसे अगली रिक्वायरमेंट किसकी है? अब हम एक लाइन बोलते हैं हमारी बॉडी में कोई भी जब काम होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम होता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है इट इज हाईली कंट्रोल्ड, इट इज हाईली कंट्रोल्ड। और उसे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी हमें दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए बेटा जी यहाँ पे एंजाइम। और वो एंजाइम कौन कौन से चाहिए उस एक एक की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक और बात को समझते हैं। सर सोचो चलो कोई भी एंजाइम वो डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा, तो रेप्लिकेशन शुरू कहां से होगा? रेप्लिकेशन शुरू कहां से होगा? तो मैं कहूंगा यस, अच्छा पॉइंट पूछा आपने यहाँ पे कि भाई डीएनए ऐसी कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी जहां से प्रोसेस क्या होगा शुरू होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको एक वर्ड समझाता हूँ, बाद में दिखाएंगे आपको यहाँ पे, बट फिलहाल इस वर्ड को समझो बेटा जी, ओराई। अभी लिखना मत नोटबुक के अंदर, फिलहाल आप इसको सिर्फ समझना, लिखना मत नोटबुक में। फिलहाल आपने हेडिंग डाली हुई है रिक्वायरमेंट फॉर द रेप्लिकेशन। आपकी हेडिंग क्या है बेटा जी यहाँ पे? रिक्वायरमेंट फॉर द रेप्लिकेशन। और उसमें रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट बोला बेटा जी यहाँ पे कि हमें चाहिए डीएनटीपी। वो कितने प्रकार की चाहिए बेटा जी यहाँ पे? 4 प्रकार की चाहिए जो आपने लिख ली होगी, ठीक है। अब मैंने बोला अगली रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको सर अगली रिक्वायरमेंट जो है वो है यहाँ पे एंजाइम। तो आपको रिक्वायरमेंट ही लिखना है, आपको ये नहीं लिखना, ये जब मैं कहूंगा तब लिखना बेटा जी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा। तो मैंने कहा बेटा जी अगली चीज को हम समझ के देखते हैं कि भाई एंजाइम इस डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प तो कर देंगे। वो कौन कौन से एंजाइम होंगे वो भी हम पढ़ लेंगे। बट अब एक पॉइंट आता है, सर वो एंजाइम को भी तो ऐसा कोई सिग्नल चाहिए ना कि वो कहां से शुरू करे, यहां से बनाना शुरू करे, यहां से बनाना शुरू करे, यहां से कहां से वो शुरू करे, तो उन्हें ये पहचान कौन देगा? मैं कहूंगा यस बेटा बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो आप यहाँ पे। तो चलिएगा हम आपको बता देंगे यहाँ पे एक वर्ड होता है बेटा ओराई। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे ओराई, बट इसका पूरा मतलब क्या है बेटा जी यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस वर्ड को समझ के देखिएगा। These are the specific sequence within the DNA from where the replication get started। और अच्छी बात समझाते हैं, ये एंजाइम कहां से प्रोसेस को शुरू करे। तो क्या होगे ये, जब मैं एंजाइम आपको बताऊंगा तो एंजाइम जो प्रोसेस को शुरू करवाएगा वो एक्चुअली इस पूरे डीएनए के ऊपर घूमेगा और इन सीक्वेंस को पहचानने का काम करेगा। जहां पे ये सीक्वेंस बैठी होगी वहां से वो प्रोसेस को शुरू कर देगा। तो मैं पूछूं आपसे, मैं बताऊं आपको बेटा जी यहाँ पे ओराई क्या है, तो मैं कहूंगा दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए में ही सीक्वेंस है जिनको एंजाइम पहचानने कर वहां से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को शुरू करेगा। मैं उस जगह को बोलूंगा वो एक पॉइंट है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन का, वहां से रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है। तो मैंने देखेगा पॉइंट क्या लिखा बेटा जी? ओराई। समझो बेटा मैंने पॉइंट क्या लिखा? ओराई। ओराई का मैंने आगे क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैं डेफिनेशन दोहराता हूं, सुनेगा अच्छे से। These are the specific DNA sequence. These are the specific DNA sequence from where the replication get started. From where the replication get started, these are known as origin of replication. Getting it? DNA की सीक्वेंस है जहां से प्रोसेस शुरू होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं नंबर की, बात करता हूं बेटा नंबर की। यहां पे तो मैं लाइन बोलूंगा यहां पे बेटा जी, इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, in the case of the prokaryotic cell, single ori present,
बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार पेपर में आता है बेटा ये क्वेश्चन आपके, तो याद रखना इस बात को यहाँ पे। इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में, आप प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को देखोगे तो वहां पे एक ही ओआई प्रेजेंट होता है पूरे डीएनए में, जबकि अगर आप देखोगे बेटा जी यूकैरियोटिक सेल का, तो मैं कहूंगा इसमें मैनी ओआई प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जब रेप्लिकेशन होता है तो एक ही डीएनए की सीक्वेंस होती है, मतलब पूरा नंबर की बात करें तो ऐसी सीक्वेंस एक ही जगह होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इनका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। रीजन कुछ आप ऐसा कह सकते हो, साइज अगर आप कंपैरिजन करोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल के, हम अपनी ह्यूमन की बातें करें, हमारे डीएनए का साइज क्वाइट कैसा बड़ा है, तो बड़े डीएनए को रेप्लिकेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको फास्ट करने के लिए प्रोसेस एक से नहीं कई जगह से शुरू होगा यहाँ पे। तो हम कहते हैं हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है बेटा, जो एक नहीं मैनी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कितना होता है बेटा, एक होता है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, लिखना नहीं सिर्फ समझना इस वर्ड को। चलिएगा अब मैं यहाँ पे एंजाइम समझाता हूँ। पहला वाला मैं कहूंगा, पहला एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा उसका नाम होता है बेटा जी हेलिकेज। पहला एंजाइम इसको समझिएगा, it is the enzyme that recognize the origin of replication and help in unwinding of DNA। घबराओ मत, पॉइंट को समझो। देखो आपने कैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल की फॉर्म में है, मतलब वो वाइंडेड फॉर्म में, वो ऐसे हेलिकल की फॉर्म में है। उस हेलिकल की फॉर्म को खोलना पड़ेगा हमें, और हम उन्हें दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना पड़ेगा। बेटा घबरा क्यों रहे हो, आपने पढ़ा तो है, वाटसन क्रिक ने जब ये कहा था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या कहा था उसने यहाँ पे कि जो डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो दोनों सेपरेट हो जाती है एंड बिहेव करती है पैरेंटल। पढ़ा था ना, अरे लास्ट लेक्चर तो पढ़ा है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वाला। लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्या पढ़ा था वहां पे, किसी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाती है, वो दोनों सेपरेट हो जाती है और बिहेव करती है एज ए टेम्पलेट, और हर डीएनए के ऊपर, हर स्ट्रैंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड बन जाती है। यही बोला था ना, तो वही तो बात मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको यहाँ पे कि अब मुझे एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो क्या करे बेटा जी, यहाँ पे इनको खोलने का काम करे। ये जो डीएनए ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में है, ये डीएनए ऐसे जो बाइंडेड फॉर्म में, इसे खोलने का काम कोई तो करेगा, करेगा ना। वो कौन करेगा, हेलिकेज करेगा। डेफिनेशन सुनो दोबारा से, मैंने कहा इट इज द एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज ओराई। ये सबसे पहले डीएनए पे घूमने फिर ये देखेगा ओराई कहां बैठा है, उसने किसको रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे ओराई को क्या रिकॉग्नाइज। तो मैंने बोला इट इज द एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द ओराई, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन एंड unwind the DNA by breaking the hydrogen bond between the two strands of the DNA। मतलब वो इन डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, जो उनको तोड़ेगा, और जो डीएनए ऐसे वाइंड की फॉर्म में था, ऐसे जो हेलिकल स्ट्रक्चर था, उस हेलिक्स को खोलना शुरू करेगा, उसे अनवाइंड करेगा। वो जो वाइंडिंग हो रही थी उसे क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। वो काम कर रहा है बेटा यहाँ पे हेलिकेज। काम करके दिखा दिया आपको, चलिएगा ये हटा रहा बेटा, यहाँ पे मैं अगला डायग्राम बना के दिखाता हूं आप लोगों को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब ये है, ये 5' ये 3'। लेट अस सपोज करके चलो यहां पे ओराई बैठा हुआ था, मान लिया हमने इस रीजन में ओराई बैठा हुआ। कोई भी बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा, सिर्फ समझेगा, कोई नहीं करना 420 आप लोगों को, आपको सिर्फ बातों को समझना है, कहानी को समझो। ये चीजें लिख रहे हैं उनको लिखना है पहले आप लोगों को, चीजों को मिक्स नहीं करना है, तरीके से चलो चीजों का, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बेटा। पहले पॉइंट को समझ कर देखो। यहाँ पे पहला मैंने पॉइंट बोला हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है, वो इस ओराई को पहचानेगा और वहां जाके बाइंड हो जाएगा।
और जो दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो उनको ब्रेक कर देगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो डबल स्ट्रैंड के डीएनए को क्या करेगा, यहाँ पे वो अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंड कर देगा। तो मैंने कहा इस तरह से ये अनवाइंड स्ट्रक्चर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अब यहीं पे मैं एक वर्ड समझाता हूं बेटा जी आपको, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहीं पे बेटा जी मैं आपको वर्ड समझाता हूं, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो देखिए आप लोग कहते हो सर वाई, वाई है इस स्ट्रक्चर देखो बेटा जी, ये वाई की दो आर्म है और ये बेटा जी वाई का डंडा हो गया। तो मैं क्या बोलूं, इट इज ए इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर वेयर डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। मतलब अब भाई ये वाला डीएनए तो बाइंडेड फॉर्म में पड़ा है, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां तो डीएनए रेप्लिकेट हो नहीं सकता, तो इस रीजन में डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू होगा। तो मैं कहूंगा ये वो रीजन है, या मैं सिंपल से बोलूं ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये क्या एक्चुअली आपका यहाँ पे ये वो रीजन है जिसको हेलिकेज ने अनवाइंड कर दिया, और जहां पे रेप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा मैं उस रीजन को क्या बोलूंगा यहाँ पे, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैं कहूंगा इट इज ए इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर that get unwind with the help of the helicase, and where replication take place, उस रीजन को मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। गेटिंग माय पॉइंट। चलिएगा अभी लिखना नहीं, फिलहाल यहाँ काम चल रहा है, इसी काम को चलिएगा। अब सर एक काम हो गया कि यहाँ पे ये डीएनए को अनवाइंड कर दिया हेलिकेज, ये पहला एंजाइम था जो यूज हो। अब अगले एंजाइम को समझते हैं। एंजाइम का नाम बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे टोपो आइसोमरेज। समझो ये क्या है, आप लोग अपने घरों में करके देखना, या आपने देखा होगा एक रस्सी है जो इस तरह से वाइंड हो रही है। आप उस रस्सी को अगर ऐसे खोलोगे तो ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ जाएगा ऊपर, वो ऊपर से अनवाइंड ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे होंगे। एक रस्सी है जो इस तरह से हेलिकल की फॉर्म में है, आप उस रस्सी को अगर इस तरह से खोलोगे, उसे अनवाइंड करोगे, उसे खोलोगे तो ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा क्या चढ़ जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। जिसे हम सिंपल भाषा में कहें ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ जाएगा, ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही है वर्ड, उसी वर्ड की बात कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग जब डीएनए अपने आप को अनवाइंड करता है हेलिकेज की हेल्प से, तो अपर जो रीजन होता है उसमें एक्सेस ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, एक्सेस ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उस स्ट्रेस को निकालने का काम करेगा टोपो आइसोमरेज। कैसे करेगा, ये ऐसे कट मारेगा और जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसे निकालेगा और वापस जोड़ने का काम कर देगा। तो मैं पूछूं यहाँ पे टोपो आइसोमरेज क्या है, मैं कहूं इट इज अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट हेल्प टू रिलीज, टू रिमूव the excess of the stress that produced during the unwinding of DNA। कि भाई DNA जब अनवाइंड हुआ उस टाइम पे जो excess of the stress प्रोड्यूस हुआ, उस स्ट्रेस को रिमूव करने का काम जिसने किया वो कौन है यहाँ पे, टोपो आइसोमरेज। ठीक बात है। चलिए अब एक नया नाम सुनते हैं इसके बारे में। क्या लिख दिया मैंने, गायरेज। गायरेज हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में इस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज, बट प्रोकैरियोटिक सेल में यही काम करता है बेटा जी गायरेज। तो समझ लो हम एक ही एंजाइम के दो नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग सेल में बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सेस ऑफ स्ट्रेस को रिमूव करने का जो काम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, गायरेज। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो एक्सेस ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे रिमूव करने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। एक्चुअली टोपो आइसोमरेज अलग अलग टाइप का होता है, तो उनमें से एक टाइप का नाम क्या है, गायरेज है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में दूसरे टाइप का होता है, तो हमने उसका नाम क्या रखा है, टोपो आइसोमरेज। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दो अलग अलग नाम है यहाँ पे आपके। प्रोकैरियोटिक सेल में अलग नाम रख रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल में अलग नाम रख रहा हूँ। बस समझने वाली बात ये है दोनों का काम एक है यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे एक्सेस ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे रिमूव करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा जी यहाँ पे, टोपो आइसोमरेज, या फिर आप कह सकते हो गायरेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट था सर डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, यहां तो आपने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर दिया,
और सर हाइड्रोजन बॉन्ड आप ये कहते हो कि वो एक्चुअली एक इंटरेक्शन है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव में इंटरेक्शन जब होता है तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसको दोबारा भी तो बन सकता है, पॉइंट है बात में, दोबारा भी तो यहां बन सकता है। तो कोई तो होगा जो इस डबल स्टैंड के स्ट्रक्चर को जो सिंगल स्टैंड बन गया इसे स्टेबल करने का काम करेगा, इसे स्टेबल करने का काम करेगा। तो हमने कहा यहाँ पे अगली चीज जो यूज होती है वो एंजाइम नहीं, वो प्रोटीन है और उसका नाम होता है बेटा जी SSBP, या मैं कहूंगा उसे SSP। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला बेटा मैंने? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, या मैंने बोला सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड हो गया उसे सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में स्टेबल रखने का काम जो करेगी वो कौन करेगी? यहाँ पे SSBP करेगी। कौन करेगी बेटा जी? यहाँ पे SSBP करेगी। तो मैं ऐसा लगा देता हूं यहाँ पे कि यस, यहां पे ये मान लेते हैं कौन आके लग गया बेटा जी? SSBP लग गई। यहां पे मैंने मान लिया बैठा हुआ है टोपो आइसोमरेज, जिसने रिमूव कर दिया एक्सेस ऑफ द टॉप। ठीक बात है, चलिए सर डीएनए स्टेबल कर दिया, सब काम सही चल रहा है, ओके। अब क्या होगा भाई? अब काम हो गया डीएनए को बनाने का। अब डीएनए बनाते हैं। डीएनए को बनाने वाला एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, बट उसमें एक छोटी सी कमी है, वो प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। मतलब क्या इस बात का? आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझाया था बेटा जी, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन उस टाइम पे बात की, तो उस टाइम मैंने एक लाइन बोली थी, हमेशा होता क्या है आपको दोबारा याद दिला देता हूं। ये हमारा शुगर है, इसके ऊपर बेटा ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस पे, और यहां पे जुड़ा हुआ था बेटा जी फॉस्फेट। ये हमारा एक और न्यूक्लियोटाइड है बेटा, यहां बेटा जुड़ा हुआ था नाइट्रोजनस बेस पे, और यहां जुड़ा हुआ था बेटा जी फॉस्फेट। तो आपको ये कहा था मैंने कि यहां थर्ड पोजीशन के ऊपर बैठा होता है OH, जो अटैक करता है इस पांचवे वाले के ऊपर, इस पांचवे वाले के ऊपर अटैक करता है। और आप ये कहते हो सर यहां पे बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है 3-5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। समझाया था मैंने ये बात आपको, हाँ या ना? तो आप ही कहते हो सर ये जो थर्ड एंड होता है जिसपे OH होता है, ये एंड होता है ग्रोइंग एंड। तो मैंने आपसे कहा था हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन होने का जो डायरेक्शन होता है हमेशा न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जब भी कोई न्यूक्लिक एसिड बनेगा उसका बनने का डायरेक्शन क्या होता है बेटा जी? आपका यहाँ पे 5-3 पेपर में आता है बेटा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये आपका। Why the DNA replication always take place in 5-3 direction, और why the nucleic acid synthesis always take place in 5-3 direction? तो आप उसमें एक आंसर लिखोगे बेटा, because at the third end of the sugar OH group is present that behave as a nucleophile and attack on the 5th carbon of the another nucleotide। यही वो है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा अगले वाले 5वें ग्रुप के, 5वें कार्बन जो ग्रुप बैठा उसके ऊपर अटैक करके हमेशा यही वो ग्रोइंग एंड है बेटा जी। याद रखना बेटा जी, यहाँ पे थर्ड एंड पे जो OH बैठा है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा अगले न्यूक्लियोटाइड के 5वें एंड के ऊपर, ताकि वहां पे बॉन्ड बन सके। बॉन्ड का नाम क्या है? 3-5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक बात है। अब डीएनए पॉलीमरेज इस बॉन्ड को बनवाने की हेल्प करेगा, बट अब प्रॉब्लम क्या है? उसे जब तक छोटा सा ऑलरेडी बना हुआ नहीं मिलेगा वो डीएनए नहीं बना सकता। उसे एक छोटा सा प्राइमर चाहिए, उसे ऑलरेडी एक छोटा सा बना हुआ हिस्सा चाहिए जिसपे थर्ड एंड फ्री बैठा हो और उस थर्ड एंड के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके उसे इलोंगेट कर सकता है, बट वो डीएनए प्रोसेस को कभी बनाना शुरू नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे एक और एंजाइम चाहिए जो एक्चुअली एक छोटा सा प्राइमर बना के देगा, एक छोटा सा प्राइमर बना के देगा। समझ में आ जाएगा? कंफ्यूज मत होना, बस एक बार कहानी को सुन लो फिर मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा। तो चौथा एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा बेटा जी उसका नाम होता है प्राइमेज। नाम से इंडिकेट हो रहा है जो एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा। और अच्छा नाम बोलता हूं यहाँ पे, वो प्राइमर जो होता है वो आरएनए का बनता है, मतलब डीएनए के ऊपर अभी आरएनए बनेगा पहले बेटा जी। यहाँ पे
तो हम कहते हैं आरएनए को बनाने वाले एंजाइम का नाम होता है बेटा जी आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं उसको और अच्छा नाम लिख देता हूं बेटा जी यहां पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जरा वर्ड को समझ लो, सब क्लियर कर दूंगा, 2 मिनट का टाइम दो। सर डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है वो हमेशा एंटी पैरेलल होती है। कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। और हमेशा डीएनए बनने की डायरेक्शन क्या है बेटा जी? आपका 5' to 3'। तो मैं आपसे पूछूं डीएनए यहां से बनना शुरू होगा या डीएनए यहां से बनना शुरू होगा? पॉइंट समझो, पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट है। मैंने कहा भाई डीएनए बनने की डायरेक्शन कैसे है? 5' to 3'। और डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो कैसी होती है बेटा? एंटी पैरेलल होती है। दोनों स्ट्रैंड कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। तो मैं पूछूं आपसे यहां से डीएनए बनना शुरू होगा या यहां से डीएनए बनना शुरू होगा? समझ गए होंगे मेरे बेटा, समझदार है कि सर ये 3' है तो डेफिनेटली यहां पे जो बनेगा वो होगा 5'। तो यहां से बनना शुरू होगा और मैं कहूंगा एक छोटा सा यहां बनाया जाएगा बेटा जी आरएनए का प्राइमर। और अच्छी लाइन बोल देता हूं, एक छोटा सा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई जाएगी। ओलिगो वर्ड का क्या मतलब था? फ्यू। ओलिगो वर्ड का मतलब फ्यू। तो मैं कहूंगा एक फ्यू न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी चेन बनाई जाएगी बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। और मैं कहूंगा इस आरएनए पॉलीमरेज ने, आरएनए प्राइमेज ने इस डीएनए के ऊपर 5' to 3' में उसने क्या बना दिया बेटा जी? यहां पे एक छोटा सा प्राइमर बना दिया। अब जैसे उसने प्राइमर बनाया तो मैं कहूं अब इस थर्ड एंड के ऊपर, समझने वाली बात है, यहां से OH बैठा हुआ है, यहां OH बैठा हुआ। तो अगला एंजाइम जो यहां पे काम करेगा बेटा जी वो काम करेगा यहां पे डीएनए पॉलीमरेज। काम कौन करेगा बेटा जी? डीएनए पॉलीमरेज। काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करेगा? इस थर्ड एंड के कार्बन को यूज करेगा और इस एंड पे डीएनटीपीज को, किसको बेटा जी? डीएनटीपीज को ऐड करेगा और फॉर्म करवाएगा 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। दोबारा वर्ड को सुनना, जब उसे ये छोटा सा प्राइमर मिल गया जिसके ऊपर थर्ड एंड के ऊपर OH बैठा हुआ था, अब वो इस OH के ऊपर ऐड करेगा डीएनटीपीज को बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन को ऐड करेगा, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन को ऐड करेगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन को ऐड करेगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन है तो साइटोसिन। इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे डीएनटीपीज को ऐड करेगा और फॉर्म करवाएगा बेटा जी यहाँ पे 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनवाता हो जाएगा और इस टाइम पे डीएनए बनाएगा यहाँ पे। बट वो तभी बना सकता है डीएनए जब उसे ऑलरेडी क्या मिले बेटा जी यहाँ पे थर्ड एंड पे OH मिले। वो जनाब इस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता अगर ये प्राइमर नहीं होता ना, ये प्राइमर नहीं होता तो इस जनाब की हद नहीं है कि वो डीएनए बना सके। मतलब एक वर्ड को समझिएगा, इट इज जस्ट ए पॉलीमराइजिंग एंजाइम। इट इज जस्ट ए पॉलीमराइजिंग एंजाइम। वर्ड का मतलब क्या है? वो चीजों का इलोंगेशन कर सकता है। उसको एक छोटा सा दे दो, वो उस पे और चीजें ऐड करके उसे लंबा कर देगा, उसे इलोंगेट कर देगा, उसे एक्सटेंड कर देगा। उसे एक छोटा सा आपने प्राइमर दे दिया, उस पे थर्ड एंड पे OH बैठा हुआ है, वो उस थर्ड एंड के OH के ऊपर डीएनटीपीज को ऐड करके उसको खींच सकता है, उसको बड़ा कर सकता है, बट वो कभी प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। ये इस एंजाइम की प्रॉब्लम है। तो हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम तो करना पड़ेगा। सोचो अगर उसे हमने प्राइमर नहीं दिया, तो ये तो कभी डीएनए की कॉपी नहीं बना पाएगा। बट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसे इस प्रकार की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस को शुरू कर सकता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द आरएनए पॉलीमरेज एंड द डीएनए पॉलीमरेज। तो अब इसकी कमी की वजह से हमें पहले यहाँ पे छोटा सा आरएनए का प्राइमर बनाना पड़ा, और आरएनए का प्राइमर बनाने के लिए कौन आया बेटा जी? यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आया। समझ में आया? अब अगले कहानी को समझ कर देखो क्या हुआ होगा। सिर्फ इस OH का यूज करके
ऐसे यहाँ पे डीएनए बना दिया गया होगा, तो मैं कहूंगा यस डीएनटीपी ऐड कर दिया, 5 एंड था तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 OH एंड चला गया, यहाँ पे ऐड होता चला गया। अब फिर दोबारा क्या होगा सर, मैं कहूंगा भाई अब ये 5वां एंड है, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम दोबारा से छोटा सा प्राइमर बनाएगा, डायरेक्शन क्या होगा 5' देखो ये 5 तो यहाँ पे जाएगा थर्ड एंड होगा, मैं कहूंगा ये होगा थर्ड OH, मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ प्राइमर को, सर फिर दोबारा यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर बनाया गया, एक छोटा सा प्राइमर बनाया गया और इस प्राइमर को फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज आके बेटा जी यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा और ये बन जाएगा थर्ड OH। तो सोचो इस छोटे से हिस्से में हेलिकेज जनाब ने इसको अनवाइंड किया था, उस हिस्से में फिर यहाँ पे टोपोइसोमेरेज एंजाइम में आके वो जो स्ट्रेस बना उसको हटा दिया, इस जनाब ने उसे स्टेबल कर दिया और सर यहाँ पे उसने आके छोटा सा प्राइमर बना दिया, इस तरह से डीएनए बनता जा रहा है। मैंने रेप्लिकेशन नहीं समझाया तो रेप्लिकेशन के अंदर मत घुसना, मैंने यहाँ पे एक एक चीज के फंक्शन को समझाया, बस उसको समझना है फिलहाल। मैं भाई एक एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, उस डायग्राम के थ्रू एक एक चीज समझाऊंगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए वही लिखना, चीजों को मिक्सअप मत करना। भाई समझाने के लिए मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, इट्स ए डिफरेंट थिंग, बट आप अपने नोटबुक में एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करोगे, सिस्टमेटिक वे को फॉलो करोगे। मैंने सिर्फ आज के लेक्चर में क्या समझाया बेटा जी आपको यहाँ पे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपने कहा सर पहली रिक्वायरमेंट डीएनटीपी, पहले रिक्वायरमेंट डीएनटीपी लिखा, these are the raw material, these are the raw material for the synthesis of the DNA, because DNA is a polymer and the monomer of the DNA is nucleotide. So for a synthesis of a new DNA we need a new monomer, हमें एक मोनोमर चाहिए, वो मोनोमर कौन है यहाँ पे डीएनटीपी है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, फिर आपको लिखना है रिक्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। तो मैंने आपको 5 एंजाइम समझाए बेटा। पहला एंजाइम मैंने क्या समझाया, हेलिकेज। ये क्या करता है, इट रिकॉग्नाइज द ओराई, it recognize the origin of replication, and from the ori region it start unwinding the DNA double helical structure. From the ori it start unwinding DNA double helical structure by breaking the hydrogen bond between the double strand of the DNA. लिख दो ऐसा का ऐसा लिख दो, जैसा बोल रहा हूं ऐसा कैसा लिख दो, मजा आ जाएगा। अगला टोपोइसोमरेज। So it is the enzyme that remove the excess of the stress that produced during the unwinding of DNA. That produced during the unwinding of DNA. It is known as gyrase in the case of the prokaryotic cell. Business. अगला लिखो SSB. These are the specific protein. These are the specific protein that stabilize the single-stranded DNA. That stabilize the single-stranded DNA. अगला लिख दो बेटा primase. It is a DNA-dependent RNA polymerase that synthesize a small RNA primer on the third end of the template strand. Point to be noted. Point to be noted. क्या बोला मैंने यहाँ पे? On the third end of the template strand. यहाँ अगर ये 5वां एंड है तो यहाँ कौन सा एंड होगा? थर्ड एंड। तो मैं कहूँगा on the थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट, हमेशा थर्ड एंड पे बनाएगा। ये पॉइंट याद रखना बेटा, मैंने लिखा इट इज ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइज ए स्मॉल साइज आरएनए प्राइमर ऑन द थर्ड एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलिएगा फिर आपने कहा डीएनए पॉलीमरेज, इट इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम दैट एक्सटेंड द थर्ड एंड ऑफ द प्राइमर और सिंथेसाइज द डीएनए by following the complementary rule. By following the complementary rule, complementary rule को follow करते हुए वो डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। यानी कि मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझाई है, यहाँ पे मत जाना, ये सब काम करना बाकी है अभी बेटा, पढ़ेंगे शिद्दत से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये समझा था ये समझा था, समझ में आ गया? इससे फालतू मत लिखना, फिलहाल इतना ही लिखना। अगला चीज क्या लिखनी उसकी बात कीजिए। अब पेपर में आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, पेपर में आता है 2 नंबर में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डुअल रोल। मैंने पूछा व्हाट आर द डुअल रोल ऑफ डीएनटीपीज ड्यूरिंग डीएनए
रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इस डीएनटीपीज के मुझे डुअल रोल बताओ। मुझे डीएनटीपीज के डुअल रोल, डुअल वर्ड का क्या मतलब है? दो रोल है, एक रोल नहीं। पहला रोल, इट एक्ट एज सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा है सबको? सर आपने यही तो बताया कि ये सबस्ट्रेट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, तो मैंने कहा यस, पॉइंट टू बी नोटेड। इट एक्ट एज substrate for act as substrate for DNA synthesis। पहला पॉइंट, ठीक बात है। अगला पॉइंट समझो भाई, हमारा डीएनए जो है उसके अंदर 6.6 to 10 की पावर 9 बेस पेयर है। इसका क्या मतलब है? सर आप कहते हो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हमें इतने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। तो सर इतने बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई डीएनए को अनवाइंड कौन करेगा? हेलिकेज करेगा। कैसे करेगा अनवाइंड? बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के वो भैया जी यहाँ पे बनाएगा आपके लिए, क्या नाम, डीएनए को अनवाइंड करेगा। और सर फिर आपको इतने बॉन्ड फिर दोबारा बनवाने हैं, मतलब यू नीड ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। पॉइंट समझ में आया? डीएनए रेप्लिकेशन भाई आपको पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने और फिर नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, मतलब आपको सेल में एनर्जी चाहिए, सेल में एनर्जी चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई एनर्जी कौन देगा? एनर्जी कौन देगा? तो अब एनर्जी समझ के देख लो। मैं कहूंगा भाई यहां पे जो सबस्ट्रेट की बात करते हो आता तो है डीएनटीपी। ये चीज मैं समझा चुका हूं आपको जब डीएनटीपी की जॉइनिंग समझाई थी बेटा जी, कि जब डीएनटीपी जुड़ते हैं तो सबस्ट्रेट तो कौन है? डीएनटीपी है। पर जब डीएनटीपी जुड़ता है तो किस फॉर्म में जुड़ता है बेटा जी? यहाँ पे डीएनपी की फॉर्म में जुड़ता है और 2 पायरोफॉस्फेट टूट के बाहर निकलते हैं। याद करो मैंने आपको समझाया बेटा, ये चीजें मुझे बार बार ना बोलनी पड़े, आप लोग समझिएगा बात। मैंने आपको ये समझाया था कि भाई ये अगर हमारा शुगर है, यहां पे फोस्फेट और फोस्फेट जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपने एक डायग्राम और पढ़ा हुआ था, आपने कहा सर यहाँ पे फोस्फेट और फोस्फेट जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा था ये OH है जो ये अटैक करता है यहाँ पे और ये 2 फोस्फेट टूट के बाहर निकलते हैं। ये चीज कहां पढ़ाई मैंने आपको? जब मैंने डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन समझाया था, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग के अंदर बेटा जी आपको समझाया था न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं, 3' 5' फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बनता कैसे, वहां भी मैंने आपसे कहा था जब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो सबस्ट्रेट तो क्या है? टीपी है, ट्राइफॉस्फेट है, पर जुड़ता क्या है? मोनोफॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट टूट के बाहर निकले और जब वो 2 फॉस्फेट टूटेंगे बेटा जी तो क्या निकलेगी? सेल में एनर्जी निकलेगी। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप ऐसा कहते हो सर एटीपी, सर इसमें टूट गया एडीपी प्लस में फॉस्फेट, जब ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लेती नहीं लेती है सेल? वैसे सोचेगा सर ये एडीपी टूटा एएमपी में और फिर ये फॉस्फेट टूट के बाहर निकला तो सर एनर्जी निकली, मतलब एटीपी एक्ट एज ए करेंसी ऑफ द एनर्जी। सर यही तो सोर्स ऑफ द एनर्जी हमारी सेल के अंदर, हाँ कि ना? वही तो बात समझा रहा हूं। यहाँ आ तो कौन रहा है? एनटीपी, बट ऐड कौन हो रहा है? एनपी। और जब ये 2 फॉस्फेट के बॉन्ड टूटेंगे तो वहां पे क्या निकलेगी बेटा जी आपके लिए? एनर्जी निकलेगी, हाँ कि ना? एनर्जी निकलेगी एनर्जी। तो हम वही बात बोलने वाले। पहला मैंने क्या बोला? इट एक्ट एज सबस्ट्रेट, समझ में आया? दूसरा मैं बोलूंगा बेटा जी इट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी फॉर polymerization or for the synthesis of DNA during the replication। DNA को बनने के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो भी कौन है? यहाँ पे एनटीपी है। 2 फंक्शन बताए मैंने आपको, यही मैंने कहा था इसके एक नहीं 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है बेटा जी? एक्ट एज सबस्ट्रेट। दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे? इट प्रोवाइड एनर्जी, और मैं कहूंगी एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा पॉइंट लिखो आप यहाँ पे, लिखो पॉइंट क्या लिखोगे? एक्ट एज सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा जी इट इज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द polymerization of DNA, during the synthesis of DNA, during the polymerization of DNA और during the synthesis of DNA। जो source of the energy है वो भी कौन है यहाँ पे? एनटीपी, डीएनटीपी। 2 फंक्शन है,
लिख लेना नोटबुक में और इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेना बेटा। क्वेश्चन आएगा ही आपका, यहाँ पे 2 रोल क्या है, ये 2 रोल है बेटा इसमें। ओके, ये बात नहीं होगी। अब वो पॉइंट लिखेगा बेटा जी, अब हेडिंग डालो ओराइट, अब लिखो ओराइट, जो डेफिनेशन समझाई थी उसको समझना बेटा जी। और अब अगला पॉइंट लिखना बेटा जी यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क, जो मैंने समझाया था आपको, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए बाय द हेलिकेज एंजाइम एंड वेयर रेप्लिकेशन टेक प्लेस, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। समझाया था उन दोनों की। अब लिखो डेफिनेशन। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, सॉरी अगले लेक्चर में बातें करूंगा बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। अभी कुछ और भी बाकी है बेटा जी। डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, उन टाइप्स की बातें करेंगे यहाँ पे आपके साथ में, और बातें कुछ और भी होंगी यहाँ पे, तो वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से समझना बेटा, ताकि मैं जब अगला लेक्चर शुरू करूँ तो हर चीज आपके लिए क्लियर रहे। ये सब बातें अच्छे से समझना। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, पढ़ते रहिएगा और पीछे के रिवाइज करते रहो। थैंक यू।